हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। देखें, जो साइकोलॉजी की जो फील्ड है ना, इसके अंदर हम ह्यूमन माइंड और उसके बिहेवियर को समझते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब से साइकोलॉजी की फील्ड इंट्रोड्यूस की यानी आई है, तब से जनाब मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी एक राय दी है। सब ने अपना एक नज़रिया पेश किया है साइकोलॉजी के हवाले से। किसी ने कहा कि साइकोलॉजी के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर है उस वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। किसी ने कहा नहीं नहीं जी, वो डिपेंड करता है उसकी जीन्स के अंदर क्या चीज़ है, उसका ब्लड, उसके इंटरनल फैक्टर। ठीक है। किसी ने कहा नहीं नहीं यार, इंसान की एक्चुअली जो विल पावर होती है ना, वही इंसान का बिहेवियर बनाता है, वही उसकी सोच बनती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी एक राय दी साइकोलॉजी के बारे में। इस हवाले से अब देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आ चुके हैं साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो के अंदर जो शुरू वाले अहम तरीन हैं 7-8, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस कराया गया था उसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। जी जनाब, एक जर्मन फ़िलासफ़र थे, एकेडमिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, विल्हेल्म वुंडट। उन्होंने जनाब इसकी बुनियाद रखी और आगे चल के इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एडवर्ड बी टिचनर। उसने उसको मज़ीद जनाब प्रैक्टिकली तौर पे ना प्रोमोट किया। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता था? ये एक्चुअली इनका ज़्यादा फोकस होता था स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसको ये ज़्यादा रीड आउट करते थे, समझने की कोशिश करते थे कि यार ये इंसान का माइंड किस तरह बना है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। और दूसरा, हमारे माइंड के मुख्तलिफ जो हिस्से जो काम करते हैं ना, उनको उसको मज़ीद उन्होंने डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश की। यानी माइंड का जो है ना, लेफ़्ट वाला हिस्सा है वो किस तरह काम करता है, राइट वाला किस तरह काम करता है, सेंटर वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा किस तरह काम करता है, उसको मतलब तोड़ तोड़ के ये समझने की कोशिश करते थे। यानी अगर आपसे कोई पूछे, जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था स्ट्रक्चरलिज्म, उनका ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था? आपने कहना है कि उनका ज़्यादातर फोकस जो था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी माइंड का जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस देते थे। इस हवाले से इस स्कूल ऑफ थॉट की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये तो है कि भाई सबसे पहले तो इनको क्रेडिट ये जाता है कि इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि भाई साइकोलॉजी भी एक फील्ड है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। उससे पहले साइकोलॉजी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। और दूसरा ये है कि इन्होंने दुनिया को बताया कि भाईजान ये एक सेपरेट साइंस भी है, क्योंकि इससे पहले साइकोलॉजी को ना फ़िलासफ़ी के साथ लोग जोड़ के पढ़ते थे, उसको अलग फील्ड समझते नहीं थे। लेकिन ये जनाब इसका क्रेडिट जाता है विल्हेल्म वुंडट को कि उन्होंने इसको एज ए सेपरेट फील्ड के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है जी। अब इसका जो क्रिटिसिज्म वो ये है कि उन्होंने जो मेथड यूज़ किए थे ना एक्सपेरिमेंट के, वो बहुत ही सब्जेक्टिव थे, यानी इतने वो टेक्निकल नहीं थे, इतने साइंटिफिक नहीं थे। लेकिन ठीक है, अब उसमें एक मेथड जो इस्तेमाल होता था इंट्रोस्पेक्शन का, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को, अपने दिमाग को खुद से पढ़ना, समझना। आपने अक्सर लोगों को आंखें बंद करके अपने बारे में देखा होता है, वो अपने आप को देखते हैं कि यार मेरा माइंड किस तरह काम करता है, मैं किस तरह सोचता हूँ। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है यार, ये तो बहुत सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। इसके अंदर मतलब गलतियों के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा ये था, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि यार ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये सारा फोकस करता है माइंड के अंदर, यानी जिस्म के अंदर क्या चलता है, माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। बाहर की दुनिया का भी तो है ना, इंसान के बिहेवियर के ऊपर और उस इंसान की सोच के ऊपर असर पड़ता है ना, उसका इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अब ये देखो, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं तो आप पॉजिटिव सोचते हो ना, और अगर आप गंदे लोगों के कंपनी में मिलोगे तो आप गंदा सोचोगे और गंदे काम करोगे। तो ये जो बाहर वाली दुनिया, जो इन्वायरमेंट है, उसको इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। इन्होंने सारा फोकस रखा कि माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है जी। पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था वो फंक्शनलिज्म आया। जनाब विलियम जेम्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। ये इनको जो है ना अमेरिकन साइकोलॉजी का फादर भी माना जाता है। अच्छा यार, ये जो स्कूल ऑफ थॉट था ये दरअसल ना जो पहला स्कूल था ना स्ट्रक्चरलिज्म, उसके रिएक्शन में वजूद में आया। यानी कि उन्होंने कहा यार ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले कौन है भाई, ये गलत बात करते हैं, हम आपको बताते हैं एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होती है। इन्होंने कहा कि यार इन्होंने ज़्यादा फोकस रखा मेंटल प्रोसेस की नेचर और फंक्शन को। वो मेंटल प्रोसेस को देखते थे, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते थे। पहले पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका जो पर्पस क्या है, वो किस तरह काम करता है माइंड, इसका किस तरह ये प्रोसेस करता है, इसके ऊपर फोकस किया।
और दूसरा है कि इस स्कूल में ज़्यादा सिस्टमेटिक और एक्यूरेट मैनर के तरीके से मेथड इस्तेमाल किए गए। ठीक है, ये ज़्यादा फोकस करते थे पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपकी सोच का पर्पस क्या है, आपकी शऊर का क्या पर्पस है, आप किस तरह सोचते हो, किस तरह चीज़ों को याद रखते हो। ठीक है, पर्पस मकसद क्या है, यानी एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, दिमाग के या सोच के एलिमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते थे कि लेफ्ट वाला साइड कहाँ है, राइट साइड कहाँ है। नहीं, वो कहते थे यार ये हमें ना बताओ कि ये फला फला स्ट्रक्चर कहाँ है, हमें ये बताओ कि इनका ये काम कैसे करते हैं, इनका मकसद क्या है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरलिज्म को थोड़े उससे थोड़ा एडवांस लेवल में फंक्शनलिज्म वाले हमारे पास है। जैसे नाम से याद आ रहा है फंक्शनलिज्म, इन्होंने फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, माइंड के ऊपर, और जो स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म था उन्होंने सिर्फ माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। अब इसकी स्ट्रेंथ ये है कि यार इन्होंने एक्चुअली बिहेवियरिज्म और अप्लाइड साइकोलॉजी की बुनियाद रखी, और साथ में लोगों को एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर भी इसका बड़ा असर आया। इन्होंने कहा कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंड किस तरह काम करता है, उसका मकसद क्या है, सोचने का मकसद क्या है, महसूस करने का मकसद क्या है, किसी को याद करने का मकसद क्या है, तो उससे आपको एजुकेशन में भी फ़ायदा होता है। लेकिन इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा यार इन्होंने माइंड और बॉडी दोनों को एक ही कर दिया। हालांकि माइंड और बॉडी जो है ना, माइंड एक्चुअली बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। और अच्छा, जो और क्रिटिसिज्म आया था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर नहीं थे, विल्हेल्म वुंडर्ट, उसने पता है कि अपनी एक बुक में बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा। उसने कहा कि यार ये जो फंक्शनलिज्म है ना, ये एक लिटरेचर है, ये खूबसूरत है, लेकिन ये साइकोलॉजी नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई साइकोलॉजी वाली बात नहीं है। सो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद आता है तीसरा स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म यानी बिहेवियर से। जॉन बे वाटसन ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1924 के अंदर। अच्छा जी, यार ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपका जो बिहेवियर है ना, वो डिपेंड करता है बाहर के फैक्टर के ऊपर, कि आप किस माशरे में रहते हो, इन्वायरमेंट में रहते हो। यानी बाहर की जो दुनिया है ना, वो एक्चुअली तय करती है कि आप किस तरह सोचते हो, आपका बिहेवियर किस तरह है। यानी बाहर के जो फैक्टर्स हैं ना, यानी आपकी तरबियत किस तरह की गई है, आप किस कंपनी में रहते हो, किन लोगों के उठते बैठते हो, ठीक है, वो एक्चुअली ना आपके बिहेवियर को ऊपर जो है ना उसका ज़्यादा असर होता है। ये इंटरनल माइंड, सबकॉन्शियस, दिमाग के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके खून के अंदर क्या है, जेनेटिक ये है, नेचर ये वो वगैरह, ये चीज़ें नहीं, ज़्यादा फोकस क्या है कि आप किस माहौल में रहते हो। ये कहते हैं कि एक्चुअली जो इंसान की इन्वायरमेंट होती है ना, वो आपके बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा असर रखती है। अच्छा जी, अब इसकी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो भाई इन्होंने लोगों को बताया कि भाईजान जो बाहर की दुनिया है ना, वो एक्चुअली आपका बिहेवियर बनाती है। तो इसका मतलब है कि अच्छा बिहेवियर भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। यानी देखो देखो यार, हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें पनिशमेंट दी जाती है ना होमवर्क ना करने से, और अगर हम अच्छा काम करते तो हमें क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है ना। तो यानी ये देखो, ये जो स्कूल वाले हैं, ये एक्चुअली बाहर की दुनिया है, और ये सज़ा और पनिशमेंट और गिफ्ट वगैरह दे के हमें क्या, हमारा बिहेवियर बनाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बिहेवियरिज्म का। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है वो यही होता है कि यार इन्होंने जो माइंड का जो हिस्सा है, इंटरनल माइंड, इंसान के जहन में क्या चलता है यार, उसको इग्नोर किया। कुछ लोग होते हैं ज़हनी तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जीनियस होते हैं, तो वो उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा सब कुछ जो है ना वो बाहर की दुनिया करती है आपके ऊपर। यानी कि इंसान का जो अंदर का माइंड है, किसी का कोई ज़्यादा अच्छा सोचता है, कोई कम सोचता है, कोई पागल है, कोई सियाना है, कोई बड़ा जीनियस होता है, कोई हर वक्त सोचता रहता है, कोई बात बात पे रो पड़ता है। यानी उसके माइंड बड़ा वीक होता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं होती चीज़ें, उसका माइंड हर वक्त कन्फ्यूज़ रहता है। इन चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया और इसके ऊपर इनकी तनकीद होती थी। इन्होंने सारा फोकस इन्वायरमेंट के ऊपर रखा कि बाहर की दुनिया ही आपका बिहेवियर बनाती है, सज़ा देके या आपको जजा देके या गिफ्ट देके। उसके बाद जो चौथा स्कूल ऑफ थॉट था, साइको एनालिसिस। जनाब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और मशहूर स्कूल ऑफ थॉट है, सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। यार इनका मानना था कि भाईजान आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो बड़ा डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। देखो, जो पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था उनका ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था, बाहर की दुनिया पे, और साइको एनालिसिस वालों का सारा फोकस था आपके अंदर की दुनिया के ऊपर, कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो ज़्यादा आपके बिहेवियर के ऊपर असर रखता है। देखिए ना, हमारा जो माइंड है ना, उसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, दूसरा होता है सबकॉन्शियस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो होता है जो हमारी माइंड के अंदर चीज़ें बैठी होती हैं और हम खुद से कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं हो रहा होता। यानी कि हम खुद से खा रहे होते हैं, खुद से हमें कोई प्यास लगती है, यानी हम फैसला नहीं करते कि अभी मैंने पानी पीना है। ये मतलब हम अनकॉन्शियसली खुद ब खुद कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो चुकी हैं। और ये प्रोग्रामिंग हमें कहाँ से होती है, कब होती है, ये हमारे बचपन में हो जाती है। बचपन में जिस तरह की हमारी तरबियत होती है ना, उसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी बनती है।
और ये किनका कहना है, ये कौन लोग कहते हैं, हमें कौन कह रहे हैं, ये साइको एनालिसिस वाले कह रहे हैं। साइको एनालिसिस वाले कह रहे हैं कि भाई आपका जो माइंड है वो डिपेंड करता है आपके अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और आपका जो बचपन किस तरह गुजरा है, आपकी परवरिश किस तरह हुई है, आपको बचपन में जो चीज़ें सिखाई गई हैं ना वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ चुकी हैं और अब आपका बिहेवियर वैसे बन चुका है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इन्होंने एक तो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की, जो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, और उनको बताया कि यार आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है, आपका जो बचपन होता है ना यार, वो बड़ा कुछ आपको बताता है। आपका अगर बचपन अच्छा गुजरा है ना तो आप एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी पर्सनैलिटी बनोगे, लेकिन अगर आपका बचपन में आपने मारें खाई हैं, आपने यानी कि आपको आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है, टार्चर हुआ है, आपको एहसास कमतरी में रखा गया है, आपको चीज़ें नहीं दी गई, आपको उस तरह ख्याल नहीं रखा गया, तो बड़े होकर भी आपकी पर्सनैलिटी उस तरह डैमेज होती है और आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते, बल्कि आपके अंदर एक बगावत का जज्बा पैदा होता है। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये होता है कि इन्होंने जनाब क्या किया, वो लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ही टेक्निक, बहुत ही सब्जेक्टिव बातें हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड, इसका ना एक पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना ही हम इसको दरियाफ्त कर सकते हैं, यानी एम्पेरिकल जो एविडेंस है वो इसके अंदर बहुत कम है। उसके बाद जनाब पांचवा स्कूल ऑफ थॉट है, उसका नाम है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। भाईजान ये सूफियों वाला स्कूल ऑफ थॉट है। ये कहते हैं भाईजान बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया ये कुछ नहीं होती, इंसान की विल पावर। हाँ जी, इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है। अल्लाह मियां ने ना इंसानों को सबसे बेहतरीन मखलूक के तौर पे बनाया है, तो ये इंसान की अपनी विल पावर होती है। इंसान के अंदर विल पावर हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी के कहने के ऊपर बिहेवियर तब्दील नहीं होता। इवन कि आपका माइंड, आपका जहन आपको जो भी कुछ कहे, लेकिन अगर आप दिल से विल पावर करो ना कि यार ये मैंने काम करना है, नहीं करना, तो आप नहीं कर सकते या कर सकते हो, ठीक है। सो एक्चुअली आपकी जो विल पावर है वो आपकी बिहेवियर को बनाती है, आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो आपको बनाती है, ठीक है जी। सो इसकी स्ट्रेंथ ये है कि इन्होंने एक ह्यूमन पोटेंशियल, इंसान के अंदर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको ऊपर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है जी। और इसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि यार इन्होंने जनाब बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहे, लेकिन इन्होंने एम्पेरिकल और टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच को इग्नोर किया। यानी उन्होंने कहा नहीं यार ठीक है, इंसान के अंदर अगर विल पावर हो ना तो उसने जो बचपन में सीखा है वो भी भुला सकता है, और दूसरा ये कि इन्वायरमेंट जैसी भी हो वो खुद को कंट्रोल करके मजबूत रखता है और अपने हिसाब से मामलात करता है। चाहे लोग उसको पनिशमेंट दें या उनको लालच दें या गिफ्ट दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही करता है जो उसका दिल करता है, जो उसके अंदर विल पावर होती है। उसके बाद ना जनाब एक और स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है जी, ये है जनाब गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट भाईजान, इसके अंदर ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बंदे थे, इन्होंने जनाब इसको इंट्रोड्यूस किया। कुर्ट कोफका और वुल्फगैंग कोहलर और मैक्स वर्थेमर। यार ये बड़े मुश्किल नाम है यार, अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इग्नोर कर देना, ठीक है जी। यार इन्होंने कहा कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये एक्चुअली कहता है कि आप कोई भी चीज़ को ना टुकड़ों में मत देखो, आप उसको ओवरऑल देखो। यानी वो ये कहता है कि ह्यूमन माइंड जो है ना और बिहेवियर, इसको एज ए होल लो, एज ए कंप्लीट लो, यानी किसी चीज़ को टुकड़ों में ही नहीं देखना, उसको अपन ओवरऑल देखना है, ठीक है। कोई भी काम होता है तो उसको डिवाइड नहीं करना, अच्छा जी ये हिस्सा हो गया दूसरा, उसको ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल परसेप्शन आपकी क्या बनती है। ओवरऑल जो परसेप्शन है, वो चीज़ों को ना यानी कि डॉट में नहीं देखना, आपने लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान का बिहेवियर किस तरह काम करता है। अच्छा जी, इसकी स्ट्रेंथ है कि एक तो होलिस्टिक अप्रोच इन्होंने दी, ज़्यादा इंसाइटफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस किया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें बताई। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने बहुत ही सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर रिलायंस किया, ठीक है। बड़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखा, ये गलत बात है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत ही कम नज़र आती हैं जनाब। उसके बाद है सातवां स्कूल ऑफ थॉट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हाँ जी, ये एक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है। कॉग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग, यानी कि आप किस तरह सोचते हो। सो ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है मेंटल प्रोसेस को ज़्यादा स्टडी करता है कि मेंटल प्रोसेस यानी किस तरह हम देखते हैं, परसीव करते हैं, चीज़ों को रिमेंबर करते हैं और किस तरह चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है जी। सो ये जनाब एक्चुअली जो बिहेवियरिज्म था ना उसके मुकाबले में ये आया था। हालांकि इसके अंदर भी वही बातें हैं जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट
थाट हमें बताता है, लेकिन इनकी एक चीज़ में ये डिफ़र करते हैं उनके साथ। ये कहते हैं कि यार इंसान का जो माइंड है ना वो साइकोलॉजिस्ट नहीं समझ सकता, ठीक है। वो यानी कि एक टेक्निकल मामला है, वो टेक्निकल फील्ड वाले जो साइकेट्रिस्ट हैं वही देख सकते हैं, या जो साइंटिस्ट हैं जो मेडिकल साइंस के बंदे वही देख सकते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। आप ये मतलब नहीं कह सकते कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना वो आपके ना इंटरनल वर्किंग ऑफ माइंड और मेंटल प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि मेंटल प्रोसेस बड़ा अहम है, लेकिन मेंटल प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट नहीं समझ सकते, इसको साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर या मेडिकल साइंस के दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो समझ सकते हैं। अच्छा जी, इसकी स्ट्रेंथ ये है, साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा दी, बड़ी इसकी एप्लीकेबिलिटी है दूसरी फील्ड्स के अंदर। हमें इन्फॉर्मेशन बताई किस तरह हम माइंड को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। हमें जब कोई बात सुनती है तो हम सुनते हैं, जब कानों में पड़ती है तो किस तरह हम प्रोसेस करते हैं, किस तरह उनको परसीव करते हैं, किस तरह चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। और जो क्रिटिसिज्म ये है कि यार ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाइज कर दिया। कॉम्प्लेक्स इंसान का जो माइंड है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, अब एक बड़ी एक अजीब व गरीब चीज़ है। इसको मना इतना आप आसान तरीक़ों से नहीं यानी कि वो एक्सप्लेन कर सकते। अच्छा, इस स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, इन्होंने इमोशंस को ना इग्नोर किया। उन्होंने कहा यार बाज़ औक़ात इंसान के जो इमोशंस हैं ना वो उसको मजबूर करते हैं काम करने के ऊपर, ठीक है। इंसान के दिल माइंड में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन जज्बाती तौर पे कोई काम कर लेता है, ठीक है। जज्बाती तौर पे आके किसी को थप्पड़ मार देता है, फिर सोचता है यार मैंने सोचा नहीं था, मेरा हाथ उठ गया, ठीक है। तो इमोशंस को इन्होंने इग्नोर किया, ये भी इनका ऊपर क्रिटिसिज्म था। अच्छा जी दोस्तों, ये थी वो अहम तरीन स्कूल ऑफ थाट। इसके अलावा और भी स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, इसके अलावा सोशो कल्चर साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है। ये सारे भी दूसरे स्कूल ऑफ थाट्स हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा और भी बेतहाशा है, लेकिन जो अहम तरीन स्कूल ऑफ थाट थे वो मैंने आपको सारा बता दिए और हमने उनको डिस्कस भी कर दिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो बुनियादी तौर पे 7 अहम तरीन जो स्कूल ऑफ थाट थे वो मैंने आपको बहुत जल्दी में और ब्रीफ करके समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक स्कूल ऑफ थाट को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है जी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।